हेलो बच्चों, और कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? ठीक। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होती है, कैसे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होती है, या कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर से रिडॉक्स रिएक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल रिएक्शंस होती हैं, सेल रिएक्शन भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आता है। अब कैसे देखो सर, सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है। रिडॉक्स यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, जैसा हम यहाँ पे देखें कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये किस फॉर्म में आ गया? आपका आयन फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या है आपका? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। रिडक्शन क्या होगा आपका? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। जैसे अगर हम देखें, ये है क्लोरीन, किस फॉर्म में? एलिमेंट। ठीक है, क्या करा इसने? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किस फॉर्म में आ गई? आयन फॉर्म। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन की गेनिंग क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग है या इलेक्ट्रॉन का लॉस है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट अपने किस फॉर्म में आ जाता है? ऑक्टेट फॉर्म में आ जाता है और वो इनर फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 281। अब ये देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इसका लॉस कर दिया। यहाँ पे आयन फॉर्म में क्या आ गया? 28, यानी किस फॉर्म में आ गया? नोबल गैस फॉर्म में आ गया, इनर्ट फॉर्म में आ गया। सेम है, क्लोरीन है 287। अब इसको क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ये क्या करेगा? गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, किस फॉर्म में आ गया? क्योंकि किस फॉर्म में आ गई? इनर्ट फॉर्म, नोबल फॉर्म आ गई। इनर्ट फॉर्म या नोबल फॉर्म आ गई। तो जो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, एक्सेप्टिंग होती है या डोनेशन होता है, वो किस लिए होता है? ताकि ये अपने इनर फॉर्म में आ जाए। और यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें जनरली, सपोज हम कोई रिएक्शन देखते हैं, जैसे इसी को देख लें, इसी रिएक्शन को, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ। जैसे ये रिएक्शन आपकी कि सपोज NaCl ले लेते हैं, Na+Cl2 to gives 2NaCl। इसको ट्वाइस कर लो, ट्वाइस बैलेंस कर लो। अब देखो, ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2 टू गिव्स 2NaCl। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट चले रिडॉक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में चले, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? ये देखो, क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमेशा
डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। मोनो एटॉमिक फॉर्म में ये फ्री रेडिकल होती है, तो ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्म में क्या है, ये किसी दूसरे क्लोरीन एलिमेंट से रिएक्ट होकर क्या बना देती है, क्लोरीन गैस बना देती है। तो अगर बाय द वे ये एलिमेंट्री फॉर्म में हो तो क्या होगी, ये फ्री रेडिकल फॉर्म में होगी। तो उसको आप कैसे देखते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म में Cl ये ड्रॉप, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगी, किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ, क्लोरीन की किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या बना देगी, Cl2 गैस बना देगी। समझ रहे? तो क्लोरीन कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। ये जो फॉर्म है इसकी ये क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म है, मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। सेम एज ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी क्या होता है O2, ये भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे H2 है, हाइड्रोजन भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे N2 है, नाइट्रोजन भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ गैसेज ऐसे होती है या कुछ एलिमेंटल फॉर्म में, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, बल्कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। ये किस में होते हैं, मॉलिक्यूलर पर, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है। रिएक्टिविटी हाई क्यों होती है, रिएक्टिविटी हाई इनकी इसी कारण होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप तुम यहाँ पे देखोगे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। सेम एज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। कुछ ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि हर किसी एलिमेंट को तुम मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करो, बाकी जो एलिमेंट है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। कुछ ही है, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। किस फॉर्म में होते हैं, डायटॉमिक। तो कहीं भी आपने देखा होगा Cl2 लिखा मिलेगा आपको, या O2 लिखा मिलेगा, या N2 लिखा मिलेगा। और अगर ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे तो इनको जरूर ऐसे लिखा होगा बिग ब्रैकेट के अंदर। अब इसको कहा जाता है नेसेंट फॉर्म। क्या कहा जाता है इसे, नेसेंट। नेसेंट जैसे ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन। क्लोरीन होगी नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। जब ये किस फॉर्म में आते हैं, जब ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जब ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे तो ये किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और तब ये उस, अगर हम किसी चीज़ में या किसी के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, लीव आउट कर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो खैर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आएगा, कैसे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो सोडियम किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम किस फॉर्म में आ गया, आयन फॉर्म में आ गया। यानी यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या है, 281। अब सोडियम ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अभी किस फॉर्म में आया यहाँ पे 28। अब ये किस फॉर्म में आ गया 288। यहाँ पे क्लोरीन किस फॉर्म में 287। अब देखो एक सोडियम क्या कर रहा, जब आयन फॉर्म में आ रहा, इसको आयन फॉर्म में ले लो, इसको आयन फॉर्म में। सोडियम किस फॉर्म में आ रहा, आयन फॉर्म में, क्लोरीन आयन फॉर्म में। अब देखो सोडियम जब आयन फॉर्म में आ रहा तो क्या कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जब हमने इसको बैलेंस किया कितने सोडियम ले रहे हैं, 2। यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने, 2 सोडियम। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2 सोडियम कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे देखो क्लोरीन क्या कर रहा, गेन कर रहा, कितने इलेक्ट्रॉन का कर रहा, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन को एक चाहिए, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो
ये देखो यहाँ पे लॉस हो रहा, यहाँ पे गेन हो रहा। तो जो लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बनाएं, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बनाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, सोडियम का, ये लिख लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन। ठीक है भाई। अब ऑक्सीडेशन आप देखो किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, जब क्या हो रहा हो, आयन फॉर्म में आ रहा है, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, क्लोरीन किस फॉर्म में था, एलिमेंटल फॉर्म में, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा, Cl माइनस, किस फॉर्म में आ गया, Cl माइनस। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो रिडक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। अब अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, अगर हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे जिंक के ले लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम जिंक की एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये देखो जिंक, Zn2 gives Zn2 plus plus 2E माइनस, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक। दूसरा सपोज हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसी है, Zn plus H2 gives ZnH, ट्वाइस ऑफ ZnH, ये रिएक्शन। ठीक है। इसको आपने रिडॉक्स रिएक्शन में करना है। ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो हाइड्रोजन इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लस E माइनस टू गिव्स H। अब देखो हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करने, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान के चलें और ये इक्वेशन 2, तो हमें इक्वेशन 2 पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ E माइनस टू गिव्स H2, हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या है आपकी, Zn प्लस, अब ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ राइट हैंड साइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये जो स्टेप है, ये स्टेप, ये बात आपने रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करें, तो जब आप नया स्टेप, यानी आप इस स्टेप को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे, दोनों बैलेंस करें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा।
ये प्लस है, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, जेड एन प्लस एच प्लस गिव्स क्या देगा ये, जेड एन टू प्लस आयन फॉर्म में आ गया प्लस H2 किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में। ये आपकी क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इस तरीके से रिएक्शन होती है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टिंग करता है। तो ये आपकी क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इसके बेस पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सेल कंटेनर होता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और वहाँ पे वो जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और हमें वो उस फॉर्म में देख जाते हैं। अगर जैसे टॉर्च, जैसे कोई बैटरी है, बैटरी क्या कर रही है, लाइट दे रही है आपको, तो वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल वो उस पार्टिकुलर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, या तुम किसी दूसरी चीज़ में यूज करो। जैसे बैटरीज हैं, बैटरी जैसे आपके घरों में इन्वर्टर है, वो भी बैटरीज है, वो भी क्या है, बैटरी, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल पार्शियल इलेक्ट्रो, भले वो बात अलग है कि पार्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, हमारे घरों में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी वो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में भी क्या होती है, लेड की रिएक्शन होती है। लेड एक जगह क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है, एक जगह रिडक्शन का काम करता है। अगर आप इन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पीबी किस में कन्वर्ट होता है, आयन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब चार्ज होता है तो पीबी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन से मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है या वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक और वोल्टिक, अब क्यों इनका नाम गैल्वेनिक और वोल्टिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। जो गैल्वेनिक सेल है और जो वोल्टिक सेल है दोनों सेम सेल है, लेकिन वो अलग अलग नहीं बनाए। अब देखो, जो गैल्वेनिक सेल है वो बनाया ल्यूजी गैल्वेनी ने, और पता कब बनाया ल्यूजी गैल्वेनी ने, 1780 में। और ल्यूजी गैल्वेनी जो था वो था जर्मनी का, और वोल्टिक सेल बनाया एल्सेंड्रो वोल्टा ने, और एल्सेंड्रो वोल्टा कहाँ का था, फ्रांस का। अब उस ज़माने में क्या था, देखो उस ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का या दूसरी चीज़ों का इतना वो नहीं था। अब जैसा आज के ज़माने की बात होती है, अगर आज की डेट में कोई भी नई इन्वेंशन होती है तो हमारा जो सोशल मीडिया है या दूसरी चीज़ें हैं या मीडिया है, या मतलब इतने फास्ट है कि विद इन सेकेंड वो क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। अब उस टाइम कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई ऐसा वो भी नहीं था उस ज़माने में। तो फेसबुक, व्हाट्सएप या फ़ोन फान तो थी कि जो भाई अपना प्रचार कर लेता हूँ कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ बना दी है। अब देख लो 1780 में ल्यूजी गैल्वेनी ने सेम सेल बनाया, ल्यूजी गैल्वेनी ने सेल बनाया, और सेम वही सेल 1800 में एल्सेंड्रो वोल्टा ने भी बनाया। सेम कंपोजिशन, सेम प्रिपरेशन, सेम थिंग्स। अब देख लो, है वही चीज़ लेकिन नाम अलग अलग। तो नाम अलग अलग क्यों है,
क्योंकि उस टाइम पे इतना इन चीज़ों का स्प्रेड नहीं था कि भाई किसी ने बना दी 1 मिनट में वो पूरा के पूरे वर्ल्ड में फैल गई कि हाँ भाई, या पेटेंट ले लिया उसने या वो कर दिया। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो दोनों के दोनों सेल जो ये है, चाहे वो ये गैल्वेनिक सेल हो या चाहे वो वोल्टिक सेल हो, वो दोनों के दोनों सेल एक ही है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि कैसे इसका सेल को बनाया जाता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। देखो, वोल्टिक सेल बनाने में सबसे पहले हम 2 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर आपका ये है, इस कंटेनर में आपने ये सॉल्यूशन भर दिया और ये सॉल्यूशन होता है आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जो सपोज इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m मान के चलो, यानी 1 मोलरिटी का कंसंट्रेशन है मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे इसके बगल में हमने एक और ले लिया कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने ये जो सॉल्यूशन भरा, ये सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट। इसका कंसंट्रेशन में हमने क्या मान लिया, 1 m कंसंट्रेशन मान लिया। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इस कंटेनर में, इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो क्या है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब ये दो हमारे पास बीकर है, एक में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, एक में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ये हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, ये रॉड डाल दी। अब ये रॉड क्या है, जिंक रॉड है, हमने इसकी जिंक रॉड डाल दी। और ये जो जिंक रॉड है ये यहाँ पे क्या करती है, किसका काम करती है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड का काम करती है। इसका काम करती है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन्हीं से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, कॉपर रॉड डाल दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने एक गैल्वो लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है सेल का स्ट्रक्चर। एक सेल में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, एक में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब क्या इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगी, जब तक ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्योंकि ये तो वायर के थ्रू जुड़े, ये तो कांटेक्ट में है ही नहीं। जब तक ये दोनों सॉल्यूशन कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं इसको, और ये हमने इसके थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या कहा जाता है इसे? सॉल्ट ब्रिज। ये एक सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज की खासियत क्या होती है? ये सॉल्ट ब्रिज जो बनाया जाता है, ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर एक जेल या जेली टाइप का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर अगर भरा जाता है। और वो क्या होता है, जेली टाइप सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर इसके अलावा हम एक चीज़ और भरते हैं, वो भरते हैं KCl का सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो वो जो अगर होता है, वो अगर पोटेशियम क्लोराइड का जो हम इसके अंदर सॉल्यूशन भरते हैं, उस सॉल्यूशन को न तो यहाँ अलाउ करता आने देने के लिए और नहीं यहाँ अलाउ करता है, यानी वो उसे प्रिवेंट करता है कि
KCl सॉल्यूशन न यहाँ जा सकता ना यहाँ जा सकता, क्योंकि अगर इनमें जाएगा तो ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो KCl का सॉल्यूशन है कहीं भी नहीं जाता, समझ रहे बात में। तो यहाँ पे आपका ये हो गया K प्लस और ये Cl माइनस, पोटेशियम आयन और ये क्लोरीन आयन, ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। Cl माइनस आयन नहीं है और इधर हम K प्लस आयन लेंगे। तो क्यों लेंगे वो अभी जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि इसको हमने क्यों लिया। ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में आता है। इसके अंदर अगर अगर का सॉल्यूशन आपने भरा हुआ है, अगर अगर का सॉल्यूशन है। अब क्या होता है कि यहाँ से इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक आयन, अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज केवल इन दोनों सॉल्यूशन में आयंस को ही अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए। यानी इस सॉल्ट ब्रिज में केवल आयन जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? केवल आयन। और वो किसके आयन जाते हैं? जिंक के। तो यहाँ से जिंक के आयन इसके थ्रू माइग्रेट होते का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो कॉपर से बहुत ऊपर है, तो जिंक क्या करता है? कॉपर को रिप्लेस कर देता है। जो जिंक आयन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ठीक। अब जब यहाँ से कॉपर रिप्लेस होता है तो कॉपर क्या है? इस कॉपर रॉड पे जमना शुरू हो जाता है। मेरे बात को। और यहाँ क्या होता है? देखो, ये जो जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड ग्रेजुअली धीरे 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 डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो आयन आते हैं, जिंक आयन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? इस जिंक रॉड से आते हैं। ये जिंक आयन ग्रेजुअली क्या होनी शुरू हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे क्या आ रहा है? आयन आ रहे हैं, ये डिक्रीज होनी शुरू होती है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से जिंक रॉड से जब आयन इस जिंक सॉल्यूशन में आते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ पे इस ये क्या है? आपका एनोड। एक चीज़ और समझो, ये आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। अब होता क्या है कि एनोड में यहाँ जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इस रॉड से ग्रेजुअली ये रॉड डिक्रीज होगी तो जिंक आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। सेम एज यहाँ पे क्या हुआ? जब जिंक आयन इसके थ्रू यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पहुँचे, इसके सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो ये क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट से क्या करेंगे? यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? जिंक प्लस CuSO4, क्योंकि ZnSO4 प्लस Cu। अब ये देखो, ये कॉपर यहाँ पे अलग हो रहा है। ये कॉपर क्या है? यहाँ पे कॉपर यहाँ डिपोजिट होने शुरू हो जाएंगे। अब जब यहाँ कॉपर डिपोजिट होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? जो SO4 है, सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस पे, इस सॉल्यूशन में। यानी जैसे जिंक आयन का कंसंट्रेशन जिंक रॉड यानी एनोड पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ऐसे ही कैथोड पे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब इसके कारण होता क्या है? इसके कारण ये होता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है? यहाँ से यूँ होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो अब इसको रोकने के लिए, ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, अब इसको रोकने के लिए क्या करें? प्रिवेंट तो करना है, जैसे कि सल्फेट आयन ना बने ज़्यादा, या यहाँ जिंक आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए क्या होता है? यहाँ से इस सॉल्ट ब्रिज में जो KCl का सॉल्यूशन डाला गया है उसका काम यही होता है। वो क्या करता है? यहाँ से Cl आयन का सीक्रेशन होता है और वो इस पर्टिकुलर जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। यानी जिंक आयन ये रिएक्ट नहीं होते, क्लोरीन जिंक के साथ रिएक्ट नहीं होता, लेकिन ये
इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। यानी ये नेगेटिव, जितने यहाँ पॉजिटिव आयन होते हैं उतने नेगेटिव आयन को, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। कौन करता है, क्लोरीन, इसमें जिंक में, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। और सेम यही काम क्या करता है, पोटेशियम करता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन नेगेटिव आयन है, तो ये क्या है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ से जो फ्लो हो रहा, यहाँ से किसका फ्लो हो रहा, यहाँ से फ्लो हो रहा आयन का, फ्लो ऑफ आयन। कौन से आयन जा रहे हैं, जिंक आयन जा रहे हैं, Zn2+। कहाँ से, जिंक सल्फेट से, इसके थ्रू सॉल्ट ब्रिज के जिंक आयन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक वेसल से दूसरे वेसल में आयन का फ्लो होगा। ठीक है, और जब यहाँ आयन का फ्लो होता है तो अब देखो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ से जब आयन जा रहे हैं Zn2+ आयन, तो यहाँ से क्या है, इस वायर के थ्रू क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, ये देखो, इससे लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। समझ रहे बात। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। तुमने कैथोड और एनोड रेज में पढ़ा है कि जो कैथोड रेज होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती हैं। अब यहाँ पे भी हो रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जबकि क्या है ये एनोड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेल में जो एनोड होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और क्यों नेगेटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यहाँ से इस सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयन का माइग्रेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन जो होता है उस वायर के थ्रू होता है। कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट में हमेशा करंट का फ्लो होता है। जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हमेशा अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ये देखो ये हो रहा करंट का फ्लो। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये देखो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखो ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेगेटिव। ये देखो अब ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जहाँ से करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव है। तो ये देखो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, और एनोड से कैथोड की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो करंट के फ्लो जहाँ से जिस साइड को होता है, टुवर्ड टू, अब कहाँ से हो रहा है, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वो का, ये किस तरफ दिखाएगा, ये देखो लेफ्ट की तरफ दिखाएगा, यानी एनोड की तरफ गैल्वो का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये गैल्वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी सुई हिलने लग जाएगा। आई बात समझ। और जब ये गैल्वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। उस करंट को हम नोट कर लेते हैं कि कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो क्या है इसमें, Zn सॉल्यूशन एक कंटेनर में, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। यहाँ से जिंक आयन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाते हैं। जब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, कॉपर को अलग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और जो करंट का फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इस तरीके से इस पूरे सेल में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वो यही दिखाता है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हाफ रिएक्शन निकालेंगे, सेल रिएक्शन निकालेंगे इसकी, उसके बाद इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर आगे इसको रखेंगे। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे फ़ोन से पूछ सकते हैं, या जैसे भी जहाँ पे भी जो भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे इस चीज़ को क्लियरली पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।